ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक कोर्ट ट्रायल का सीन देखते हैं जहां हमारे मेन लीड बुहंशी के ऊपर हिट एंड रन का इल्जाम लगाया गया था। लोग ऐसा बता रहे थे जैसे उसने एक बंदे का एक्सीडेंट कर दिया है। उसकी गर्लफ्रेंड यू से पूछा जाता है क्या वो कल रात बुहंशी के साथ थी और क्या उसने एक्सीडेंट करते हुए उसे देखा था। ये सुनकर यू पहले तो कुछ नहीं बोल पाती, तब बुहंशी उसे तसल्ली देता है और सबको सच बताने के लिए कहता है। तब वो कल रात की बात याद करती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो खुश होते हुए आकर बुहंशी को बताने लगती है। तभी बुहंशी कहता है तुम काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करती हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे फादर हमारे रिलेशनशिप को मानेंगे। ये सुनकर यू उन्हें समझाने लगती है और कहती है कि मैं अपने फादर को मना लूंगी, तुम चिंता मत करो। तभी उसके पास उसके फादर का कॉल आता है जहाँ वो बुहंशी को अपनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये सुनकर यू काफी खुश होती है और अपने डैड के पास पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। तब उसके डैड कहते हैं कि बुहंशी सिर्फ एक ड्राइवर का बेटा है और तुम्हारे भाई ने अभी किसी का एक्सीडेंट कर दिया है जिसमें उसकी मौत हो गई है। अगर तुम अपने भाई और हमारे खानदान का नाम बचाना चाहती हो तो कल कोर्ट में बोल देना कि बुहंशी ने ही एक्सीडेंट किया था। ये सुनकर यू इमोशनल होते हुए कहती है डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब मॉम का एक्सीडेंट हुआ तब आपने एक औरत से शादी कर ली और उन्हें मेरी स्टेप मॉम बना लिया और आज आप स्टेप मॉम की बेटी को बचाने के लिए मेरे प्यार की कुर्बानी देना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी उसकी स्टेप मॉम यू की रियल मॉम के ऊपर चाकू रखते हुए उसे धमकी देती है कि अगर कल तुमने कोर्ट में बुहंशी के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाया तो तुम्हारी मॉम जिंदा नहीं बचेगी। ये देखकर यू अपने डैड को उसे रोकने के लिए कहती है मगर वो भी उसी का साथ देते हैं। अब प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ कोर्ट में यू कहती है कल रात उस आदमी का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि बुहंशी ने ही किया था। ये सुनकर तो बुहंशी का दिल ही टूट जाता है और जज उसे 3 साल की सजा सुनाते हैं। ये देखकर यू उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी मजबूरी थी ऐसा करना, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि यू उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकती। उसके बाद बुहंशी को जेल ले जाया जाता है और दूसरी ओर यू वहीं पर रोते रह जाती है। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर यू एक कंपनी में काम कर रही होती है। तभी वो देखती है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है जिसकी स्वागत करने के लिए लोग लाइन से खड़े थे। जब यू ध्यान से देखती है तब उसे पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि बुहंशी होता है जो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर यू ऑफिस में पहुंच जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसे जॉब से फायर कर दिया गया है बुहंशी के बोलने पर। वो बार बार अपने बॉस से बोलती है कि प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, मेरी बेटी का ऑपरेशन होने वाला है जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है, मगर वो उसे धक्के मारकर ऑफिस से निकाल देते हैं। से ऊपर से बुहंशी भी देख रहा था। इधर यू समझ जाती है कि बुहंशी उससे बदला ले रहा है और वो उदास होकर घर जाती है। तभी उसे रास्ते में डॉक्टर का कॉल आता है जो उसकी बेटी शांगी का ऑपरेशन जल्द से जल्द कराने के लिए कहता है और उसके ऑपरेशन के पैसे जमा करने के लिए भी। ये सुनकर वो परेशान होने लगती है। तभी उसे एक पैम्पलेट दिखता है जिसमें उसे एक जॉब के बारे में पता चलता है जहाँ वो रात होते ही पहुँच जाती है। उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि उसे कुछ गैंगस्टर को खुश करना है। ना चाहते हुए भी वो ये काम अपनी बेटी के लिए करने को तैयार हो जाती है। जब वो अंदर पहुँचती है जहाँ उसे अपने सामने बुहंशी दिखता है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था। बुहंशी को तो कोई आइडिया भी नहीं था कि यहाँ पर यू आने वाली है। फिर वो उससे अपना बदला लेने के लिए उसे जानबूझकर ड्रिंक करने के लिए कहता है। ये सुनकर यू कहती है तुम्हें तो पता ही है मुझे एलर्जी है ड्रिंक से। फिर वो पास्ट की बातें याद करती है जब एक बार ड्रिंक पीने की वजह से उसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी। तब बुहंशी ने वादा किया था कि वो उसे आज के बाद से कभी भी ड्रिंक करने के लिए नहीं देगा, मगर वो प्रेजेंट में उससे कहता है अगर तुम एक ग्लास ड्रिंक करोगी तो मैं तुम्हें बदले में 10,000 रुपीज दूंगा। ये सुनकर यू उसके लिए तैयार हो जाती है। फिर वो एक एक करके बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है और बुहंशी उसके पास पैसों का बंडल फेंकते हुए जाता है। उसके बाद यू वहाँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तब बुहंशी उन पैसों पर पैर रखकर उसे खूब अपमान करता है और फिर वहाँ से जाने देता है। उसके जाने के बाद वो अपने दोस्तों पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर यहाँ पर यू क्या कर रही है, आज के बाद वो मेरे सामने कभी नहीं आनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात यू की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। इसे लेकर वो सबसे लिफ्ट मांगती है मगर कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता। उसी साइड से बुहंशी भी गुजर रहा था मगर उसे वो नहीं दिख पाती। इधर यू रोड पर बैठकर रोने लगती है। फिर वो कुछ देर बाद हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहाँ पर उसका डॉक्टर उसे कहता है तुम तो बुहंशी को बता सकती हो कि उसकी एक बेटी भी है, फिर वो इसका इलाज भी करवा देगा और हो सकता है वो तुम्हें माफ भी कर दे। तब यू कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी, अगर मैंने ऐसा किया तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं अपनी बेटी का यूज कर रही हूँ ताकि वो मुझे माफ कर दे और वो किसी से प्यार बहुत ही शिद्दत से करता है। इसका मतलब
मतलब उसका नफरत भी बहुत खतरनाक होगा। हो सकता है वो अपना बदला लेने के लिए मुझे मेरी बेटी से भी अलग कर दे। तब डॉक्टर सी उसे चिंता ना करने के लिए कहते हैं और उसे मेडिसिन देते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारे नेक पर एलर्जी का निशान देख लिया था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ। तभी शियांगी भी जग जाती है। ये देखकर डॉक्टर शी उसे बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद शियांगी अपनी मॉम से कहती है, मॉम डॉक्टर शी कितने अच्छे हैं, आप भी किसी को डेट क्यों नहीं कर रही हो। उसकी बातें सुनकर यू कहती है, अगर तुम्हारे स्टेप डैड तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो। तब वो कहती है, कोई बात नहीं, आप बस खुश होनी चाहिए। ये सुनकर वो उसे गले लगाते हुए कहती है, तुम्हारे रियल डैड मुझे काफी पसंद करते थे और वो एक अच्छे भी इंसान थे। तभी वो एक न्यूज देखती है जिसमें उसे पता चलता है वूहनसी शॉन्ग ग्रुप की बेटी शॉन्ग यिंगिंग से एंगेज कर चुके हैं। ये देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। तब उसकी बेटी उससे पूछती है, आप रो क्यों रही हो। तब यू उसे रेस्ट करने का कहकर वहाँ से बाहर चली जाती है, जहाँ पर वूहनसी भी आया था उसके फादर का इलाज करवाने के लिए। वो इससे पहले यू को देखता, उससे पहले ही वो वहाँ से जा चुकी थी। उसी तरफ शियांगी टीवी पर वूहनसी की फोटो देखकर सोचती है, ये कितने हैंडसम है, ये मेरी मॉम के लिए परफेक्ट रहेंगे। फिर वो बाहर जाती है, जहाँ पर चलते हुए वूहनसी से वो टकरा जाती है। तब वूहनसी उसे प्यार से पूछता है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तब वो ना में जवाब देती है और कहती है कि आप कितने हैंडसम हो, कहीं आप बीमार तो नहीं हो जो आप हॉस्पिटल में आए हो। तब वूहनसी सोचता है कि मुझे जाने पहचाने से क्यों लग रही है। फिर वो उसे बताता है उसके फादर बीमार है। तब शियांगी कहती है, मैं भी बीमार हूँ और जल्द ही ठीक हो जाऊंगी, इसीलिए आप भी चिंता मत करो क्योंकि आपके फादर भी ठीक हो जाएंगे। तब वूहनसी पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तब वो कहती है, मॉम काम पर गई है ताकि वो मेरे इलाज के लिए पैसा जमा कर सके और मैंने अपने फादर को नहीं देखा क्योंकि वो बचपन में ही मर गए थे, मगर मेरी मॉम उन्हें बहुत ही पसंद करती है, इसीलिए वो अभी तक किसी को डेट नहीं कर रही। तब शियांगी कहती है, आपको भी कोई मिल जाएगी जो आपका साथ हमेशा देगी। ये सुनकर वूहनसी उदास होने लगता है। तब शियांगी उसका नंबर मांगती है, ये कहते हुए कि मैं आपको एक अच्छी लड़की से मिलवाऊंगी। ये सुनकर वूहनसी बोलता है, तुम्हारे पास कोई पेपर है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें नंबर बोलूंगा तो तुम्हें याद नहीं रहेगा। तब वो कहती है कि मैं अपने डैड की तरह जीनियस हूँ, इसीलिए मुझे याद रहेगा। तब वूहनसी उसे नंबर बता देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो सोचता है, अगर मुझे यू ने धोखा नहीं दिया होता तो आज मेरी भी ऐसी ही बेटी होती। दूसरी तरफ यू शियांगी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी। जब उसे शियांगी दिखती है तब वो उसे किसी स्ट्रेंजर से बात करने से मना करती है। इधर वूहनसी को एक होटल से कॉल आता है जहाँ उसकी मीटिंग होने वाली थी। दूसरी तरफ यू को भी किसी होटल में काम मिल जाता है, जिसे करने के लिए वो तैयार हो जाती है। अब हम वूहनसी को उस होटल में मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ उसे एक आदमी बता रहा था उसके पास यू का रिश्ता आया था जब तुम जेल में गए थे, मगर उसने डायरेक्ट मना कर दिया क्योंकि वैसी लड़की से कौन ही शादी करेगा, क्या पता उसका किस किस के साथ रिलेशन हो। ये सुनकर वूहनसी को काफी गुस्सा आता है, मगर वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो आदमी आगे बताता है यू को उसके घर वालों ने धक्का मारकर निकाल दिया और वो आगे बताने ही वाला था कि यू उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी। तभी वहाँ पर यू आ जाती है। यू अपने सामने वूहनसी को देखकर हैरान थी और कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है, भगवान भी मुझसे बदला लेना चाहते हैं। ये सुनकर वो मैनेजर कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, पहले तुम मिस्टर वूहनसी को धोखा दे चुकी हो और अभी भी उन्हें नाराज करना चाहती हो। हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट याद है ना तुम्हें, आज तुम मिस्टर वूहनसी को नाराज नहीं कर सकती और अच्छे से गाना गाना। उसके बाद यू गाना गाना स्टार्ट करती है, जिसे सुनकर वूहनसी को यू के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आने लगते हैं। फिर वो उसे आगे गाना गाने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तो मैनेजर कहता है कि क्या आप यू से बात नहीं करना चाहते। तब वो साफ साफ मना कर देता है। ये सुनकर मैनेजर बोलता है, ये मेरी फियांसे रह चुकी है, मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर वूहनसी कहता है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब मैनेजर यू का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुमने अभी देखा नहीं, वो मुझे तुम्हारे हवाले करके गया है। तब वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मिस्टर वूहनसी सिर्फ मेरे एक्स बॉयफ्रेंड है, उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो मुझे तुम्हारे हवाले कर दे। तब वो कहता है, तुमने मुझसे शादी करने से साफ साफ मना कर दिया था मुझे बिना देखे ही, तुम यहाँ पर पैसे कमाने आई हो ना, तो चलो ये ड्रिंक पी कर दिखाओ। वो उसे ड्रिंक देने से पहले उसमें कुछ मिला देता है। ये सुनकर यू सोचने लगती है, अगर मैं ये ड्रिंक नहीं पीऊंगी तो ये मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। फिर उस ड्रिंक को वो पी लेती है, जिसके पीने के बाद उसे अजीब सा लगने लगता है। जिसके बाद वो पूछती है, तुमने इसके अंदर क्या मिलाया था। तब वो कहता है, कुछ नहीं, बस ड्रग्स था, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। इसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करते हुए कहता है, तुम वैसे भी कितने लोगों के साथ सो चुकी हो, आज तुम मेरे साथ सो रही हो, इसलिए अपने आप को लकी समझो। तब यू उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है, क्या तुम्हें वूहनसी से डर नहीं लगता, अगर उसे इस बारे में पता चलेगा तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो कहता है, उसने तुम्हें खुद मेरे हवाले किया था और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें यहाँ पर बचाने आएगा। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब यू उसे पैर से
मारकर एक वॉल से हिट करके वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर गिर जाती है, जिसका पीछा मैनेजर और अपने आदमियों के साथ कर रहा था। इधर बुहोंशी का असिस्टेंट उसे कहता है, तुम्हें तो पता ही है उस आदमी का कैरेक्टर कैसा है, वो हर लड़की के साथ बदतमीजी करता है। मैंने माना यू ने तुम्हें धोखा दिया है, मगर तुम दोनों एक समय पर रिलेशन में थे, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। ये सुनकर बुहोंशी सोचने लगता है, अब मेरे दिल में सिर्फ नफरत भरा हुआ है, मुझे किसी भी पछतावे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी उसकी कार में आकर यू बैठ जाती है और उसे किस करते हुए कहती है, प्लीज मुझे कार से बाहर मत उतारना। उसी कार के बाहर मैनेजर भी आ जाता है, जो कार को नॉक करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम कार के अंदर हो। तब असिस्टेंट बाहर आते हुए कहता है, ये मिस्टर बुहोंशी की कार है। तब वो कहता है, मुझे पता नहीं था, उस यू ने मेरे सर पर वार करके वहाँ से भाग गई। तब वो कहता है, तुमने ऐसा काम ही किया होगा। उसके बाद वो कार को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। आगे आकर बुहोंशी यू का फेस पकड़ते हुए कहता है, अब तुम मुझे चैंग से बचने के लिए यूज करना चाहती हो। मैं पहले ही तुम्हारी वजह से 2 बार मर चुका हूँ। पहली बार तब जब तुमने मुझे धोखा दिया था और दूसरी बार तब जब जेल में मेरे ऊपर चाकू से हमला किया गया था। ये सुनकर यू से माफी मांगती रह जाती है, मगर बुहोंशी के बदले की आग शांति नहीं होती और वो यू को एक होटल में लेकर उसके ऊपर पानी डालने लगता है और कहता है, तुम्हारी बॉडी गंदी हो चुकी है चैंग की वजह से, इसीलिए इसे अभी के अभी साफ करने की जरूरत है। ये सुनकर वो उससे माफी मांगती रह जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यू सपने में बार बार बुहोंशी का नाम ले रही थी। तभी वहाँ पर ये जो कि बुहोंशी की फियांसे होती है, वो आकर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम कल रात मेरे फियांसे के साथ क्या कर रही थी, तुम अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये सुनकर वो कहती है, हम दोनों के बीच कल रात कुछ भी नहीं हुआ और इसीलिए तुम चिंता मत करो। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तब यही उससे उसका प्राइस पूछती है बुहोंशी को छोड़ने के लिए। तब वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मेरे और बुहोंशी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तब यही अपनी सेक्रेटरी फी को कॉल करके यू के बारे में सारी डिटेल्स पता लगाने के लिए कहती है और उसके अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर करने के लिए भी कहती है। और वो सोचती है, अब देखते हैं वो पैसा पाकर कैसा बिहेव करती है। जब यू होटल के बाहर यही की बातें सोचते हुए आती है, तभी उसके फादर का उसे कॉल आता है और वो उसको डांटने लगते हैं कि उसने चैंग के सर पर इतनी जोर से हिट क्यों किया, अब उसकी वजह से कंपनी लॉस में चल रही है। तब वो कहती है, क्या आपको ये पूछना नहीं चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। तब उसके फादर कहते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम अभी आकर उससे माफी मांगो। तब वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, उसने मुझे असॉल्ट करने की कोशिश की, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तब उसके फादर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, चैंग तुम्हें अभी भी पसंद करता है, क्या पता वो तुमसे शादी कर ले, और हाँ, आते समय अपनी बच्ची को साथ में मत लाना। ये सुनकर शू को गुस्सा आ जाता है और फोन को कट कर देती है और वहाँ पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगती है। और तभी उसके पास उसकी बेटी का मैसेज आता है, जो कहती है, क्या आप अपनी बेटी को भूल गई, मैं आपको मिस कर रही हूँ, और अपने कौन सूप को भी। ये देखकर शू के अंदर वापस से हिम्मत आ जाता है। दूसरी ओर बुहोंशी अपने फादर से मिलने गया था, जहाँ वो कहते हैं, अब तुम काफी सक्सेसफुल और अमीर भी बन चुके हो, मगर ये एज बार बार नहीं आती, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। क्या तुम अभी भी मिस यू को भूल नहीं पाए हो। ये सुनकर बुहोंशी उन्हें मिस यू कहने से मना करता है, क्योंकि अब वो उनके ड्राइवर नहीं है। तब वो कहते हैं, मुझे आदत हो चुकी है, और वैसे भी मिस यू काफी अच्छी लड़की थी, वो सबको इक्वली ट्रीट करती थी, क्या पता उसने जो भी तुम्हारे साथ किया वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये सुनकर बुहोंशी कहता है, किस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो, जिसने मुझे 3 साल के लिए जेल भेज दिया था। उस बात को 6 साल हो चुके हैं, मगर मैं अभी भी उसके धोखे को भूल नहीं पाया हूँ। ये कहकर वो एक फोन अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है, जहाँ उसे ये का कॉल आता है और वो उसे कहती है, मैंने उस लड़की को वापस घर भेज दिया है, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी, वो सिर्फ 1 मिलियन में ही मान गई। ये सुनकर बुहोंशी सोचने लगता है, क्या मेरी इतनी सी ही कीमत थी। तभी उसकी नजर जू पर पड़ती है, जो डॉक्टर शू को सूप दे रही होती है। ये देखकर वो उसे ले जाते हुए कहता है, क्या इतने सालों में तुम्हारा टेस्ट भी चेंज हो गया, वो तो एक एवरेज सा दिखने वाला आदमी है और एक एवरेज सी जॉब भी करता है, तुम्हारे खर्चे कैसे उठा पाएगा वो। तब वो कहती है, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तब वो कहता है, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने तुम्हें खुद डॉक्टर को सूप देते हुए देखा है, अगर कुछ नहीं चल रहा होता तो तुम उन्हें सूप क्यों बना कर देती। उसके बाद वो उससे बदतमीजी से बात करते हुए कहता है, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम सिर्फ 1 मिलियन लेकर पीछे हट गई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तब यू उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहती है, पुरानी सभी बातों को भूलकर। ये सुनकर वो इमोशनल होते हुए कहता है, क्या ये इतना आसान है। तभी यू को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और वो साइड से आ रही थी। तब वो बुहोंशी को पीछे करते हुए उसे किस कर देती है, जिस वजह से उसकी बेटी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता और वो आगे चली जाती है। फिर बुहोंशी यू को अपने से दूर करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो वहाँ से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर यू की बेटी आती है
है जो कहती है आप इतनी देर से कहाँ थी। उसके बाद वो अपनी मॉम के साथ फोटो लेती है, ये कहते हुए कि जब आप मेरे साथ नहीं रहोगी तब मैं आपकी फोटो देखकर रह लूंगी। जब शियांगी अकेली होती है तब वो भी होंशी को मैसेज करती है और बताती है वो हॉस्पिटल वाली गर्ल है जो अपनी मॉम से उसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी क्योंकि वो काफी सुंदर है। उसका मैसेज देखकर वो होंशी सोचता है क्या इसे अभी भी मेरा नंबर याद है और क्या इसकी मॉम सही में इतनी सुंदर है। दूसरी तरफ शियांगी को कुछ लोग किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। जब ये बात शू को पता चलती है तब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर डॉक्टर शी वहाँ से कैमरा चेक करने के लिए चले जाते हैं। इधर यू की नजर उन मैसेज पर पड़ती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी अननोन पर्सन ने शियांगी को किडनैप किया था। फिर वो उसे कॉल करके अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है जिस पर वो होंशी जवाब देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और सोचने लगता है उसकी वॉइस तो बिल्कुल यू की तरह लग रही है। इधर यू के पास उसके डैड का कॉल आता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी को किसी और ने नहीं बल्कि उसके फादर ने ही किडनैप कराया था। ये जानकर वो उसे बचाने के लिए भाग जाती है। इधर डॉक्टर यू को भी उसके बारे में पता चल जाता है कि इसके पीछे उसके फादर का हाथ है और वो उसे ये बताने आते हैं पर तब तक वो जा चुकी थी। ये देखकर वो उसके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ यू घर पहुंचती है जहां उसका भाई उससे चैंग से माफी मांगने के लिए कहता है जिसके लिए वो मना कर देती है। तभी वहाँ उसके फादर आ जाते हैं जो उसे चैंग से माफी मांगने के लिए कहते हैं जहाँ वो कहती है कि मुझे मेरी बेटी से मिलना है, आप उसे कैसे किडनैप करा सकते हो। पहले आपने बू होंशी को जेल भिजवा दिया अपने बेटे को बचाने के लिए और अब आप मेरी बेटी के साथ ये सब कर रहे हो। ये सुनकर उसके फादर उसे थप्पड़ मार देते हैं और चैंग से माफी मांगने के लिए कहते हैं नहीं तो वो उसकी बेटी को मार देंगे। ये सुनकर वो तैयार हो जाती है लेकिन इससे पहले वो अपनी बेटी से मिलने की जिद करती है। तब उसके फादर उसकी बेटी से उसे मिलवाते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी। वो अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से भागने लगती है और जाकर सीधा वो डॉक्टर शी की कार में बैठ जाती है मगर इससे पहले वो वहाँ से निकल पाती उससे पहले उसके फादर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं जिस वजह से वो डॉक्टर शी को शियांगी को वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं और खुद चैंग से माफी मांगने के लिए वहाँ चली जाती है। शियांगी को जब होश आता है तब वो अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो डॉक्टर शी बताते हैं वो बिल्कुल ठीक है, अभी वो काम पर गई है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड शू को कॉल करके बताता है कि यू को चैंग से माफी मांगने के लिए लेके गए हैं उसके फादर, वहाँ पर उसकी जान भी जा सकती है इसीलिए तुम उसकी कुछ मदद कर दो। ये सुनकर वो अपनी बहन लिली को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब वो कहती है आप उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो, आपको तो पता है ना उसने बू होंशी के साथ क्या किया था। तब वो कहते हैं वो कॉलेज में मेरी जूनियर थी इसीलिए मैं उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर बू होंशी आ जाता है जिसके पास लिली आते हुए कहती है तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मेरा भाई तो यू के पीछे जा रहा है। ये सुनकर बू होंशी इसके बारे में शू से पूछने लगता है जिस पर वो सभी बातें बता देता है कि कैसे यू की जान खतरे में है। ये सुनकर बू होंशी गुस्से में उसका गला पकड़ते हुए कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मरे या जिंदा रहे और इससे तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो अपनी बहन पर गुस्सा करते हुए अपने आप को थप्पड़ मार देता है और मन ही मन में यू से माफी मांगता है उसे ना बचाने के लिए। दूसरी तरफ यू चैंग फैमिली के पास खड़ी थी जहाँ चैंग उसे काफी बुरा भला कह रहा था। फिर यू के डैड उसे मारते हुए चैंग से माफी मांगने को कहते हैं जिस पर वो जवाब देती है मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये सुनकर चैंग वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तब उसके डैड उसे माफी मांगते हुए यू को धमकी देते हैं अगर वो अभी माफी नहीं मांगेगी तो याद रखे घर पर उसका इंतजार उसकी बेटी कर रही है। ये सुनकर वो चैंग से माफी मांगती है। तब वो कहता है इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें माउंटेन पर चढ़ना होगा, अगर तुम ऊपर तक पहुंच गई तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये सुनकर वो नहीं मानती है करने के लिए। तब उसके फादर से धमकी देते हैं शियांशी को मारने का। तब वो मान जाती है। फिर चैंग की मदर कहती है बाहर बारिश हो रही है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो हमारे ऊपर ब्लेम नहीं आना चाहिए। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं आपके ऊपर ब्लेम क्यों आएगा, मेरी बेटी ने गलती किया है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद वो यू को झुककर माफी मांगने को कहते हैं। तब वो सबसे पहले अपने घुटनों पर बैठकर सबसे माफी मांगती है। उसके बाद वो सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते चैंग से माफी मांग रही थी और बू होंशी को याद किए जा रही थी। तभी उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर बू होंशी आ जाता है जिसे देखकर चैंग बताता है वो यहाँ पर इसे इसके कर्मों की सजा दे रहा है। यहाँ पर बू होंशी उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है तुम्हें किसने हक दिया ऐसा करने का, और वहाँ से यू को लेकर चला जाता है। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि इसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है और मैंने इसको मेडिसिन दिया है, आप इसे टाइम पर खिला देना। उसके जाने के बाद बू होंशी यू के चोट को देखने लगता है। फिर वो उसके बदले के बारे में याद करके वहाँ से जा रहा होता है। तभी यू उसे पीछे से पकड़ लेती है। फिर वो उससे कहता है कि मैं चैंग हूँ, तुम्हें पता है ना। तब वो कहती है नहीं, तुम बू होंशी हो। तब बू होंशी उसके मुंह में मेडिसिन खिलाने लगता है। तभी वहाँ पर शू आ जाता है जिसे डॉक्टर बताते हैं कि यू अभी ठीक है। ये देखकर
सुनकर वो समझ जाता है कि बुहांशी ने ही उसकी मदद की है। तभी उसकी बहन का उसे कॉल आता है, जहाँ वो उसे बता देता है कि अब यू सेफ है और उसे बुहांशी ने ही बचाया है। ये सुनकर वो काफी गुस्सा होने लगती है। तब वो कहता है, तुम्हें गुस्सा किस बात पर आ रहा है? तुम्हें पता है ना, यी और बुहांशी सिर्फ अरेंज होने का नाटक कर रहे हैं। उसके कॉल रखते ही लिली गीगी को कॉल करके बता देती है कि अभी बुहांशी और यू साथ में है और उनका एड्रेस भेज देती है। फिर गीगी सुबह होते ही यू के पास पहुंच जाती है और उसे बुरा भला कहते हुए जबरदस्ती मेडिसिन पिला देती है और कहती है, बुहांशी ने मुझे ये सब करने को कहा था और आज के बाद से तुम उसके आगे पीछे मत दिख जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जब यू होटल के बाहर आती है तभी वहाँ पर बुहांशी आ जाता है, जो उसे कार में बैठने को कहता है। ये देखकर असिस्टेंट बाहर निकल जाता है। फिर यू उससे माफी मांगते हुए कहती है, कल रात जो भी हुआ उसका कोई मतलब नहीं था, तुम उसके बारे में भूल जाओ। ये सुनकर वो उसका गला पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें मैं क्या दिखता हूँ? जब मर्जी करो तब आ जाओ और जब मर्जी करे चली जाओ। तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें चैंग से 1.5 मिलियन में खरीद लिया है, तुम्हारा सभी लोन चुकाकर, इसीलिए अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। ये सुनकर वो कहती है, तुम्हारा मतलब मिस्ट्रेस बनकर? तब वो कहती है, क्या तुम मेरे गर्लफ्रेंड बनने की लायक हो? जिस पर वो मना कर देती है। तभी उसकी बेटी का कॉल आता है, जिससे वो कहती है, बेबी तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये सुनकर वो सोचता है, आखिर ये है कौन जिसे ये बेबी बोल रही है। फिर वो उसे ऑफिस में लेकर जाता है, जहाँ उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। उसमें उसे किसी और के साथ रिलेशन में नहीं रहना था और ना ही कोई जॉब करने को कहता है। तब वो कहती है, मैं ये साइन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी जॉब की बहुत जरूरत है। तब वो कहता है, तुम ये जॉब मेरे से भी तो मांग सकती थी, अब आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कल से तुम ऑफिस में आ जाना। जब वो हॉस्पिटल आती है तब उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड दिखती है, जो शांशी का ध्यान रख रही थी। उसे देखकर यू हैरान हो जाती है क्योंकि वो अब्रॉड रहती थी और आज वो वापस आई है बाहर से। फिर वो अपनी दोस्त को सारी बातें बताती है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। ये सुनकर उसकी दोस्त हैरान होते हुए उसे बुहांशी को वापस जीतने के लिए कहती है। तभी यू के पास डॉक्टर शी का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि उसका ट्रांसफर हो गया है न्यू हॉस्पिटल में, तो क्या वो कल उन्हें एयरपोर्ट पर लास्ट बार मिलने के लिए आ सकती है। ये सुनकर उसे याद आता है कल उसे कंपनी भी जाना है, मगर फिर भी वो उसे हाँ बोल देती है और नेक्स्ट डे उसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ डॉक्टर सी उसे गले लगा लेते हैं। तब वो उन्हें दूर करते हुए कहती है, ये सही नहीं है। तब वो कहते हैं, अगर मैं तुम्हारा और शॉन्गसी का ध्यान रखूंगा तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये सुनकर वो मना कर देती है। दूसरी तरफ ये उन्हें साथ में देखकर उनकी फोटो निकाल लेती है। फिर वो बुहांशी को कॉल करके बताती है कि यू की एक बेटी भी है। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने असिस्टेंट पर अपना गुस्सा निकाल कर उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तभी वहाँ पर यू आती है, जो उससे झूठ बोलती है कि वो लेट तक सो रही थी, इसीलिए उसे आने में लेट हो गया। तब वो बुहांशी उसके मुंह पर फोटो फेंकता है और कहता है, क्या तुम इस आदमी के साथ सपनों में थी? और ये बच्ची जो 5 या 6 साल की लग रही है, क्या तुम्हें मेरा इंतजार नहीं हुआ? मैं इस बच्ची को तुमसे दूर करके रहूंगा, तुम बस देखती रह जाओ। ये सुनकर शू यहाँ पर रोते हुए कहने लगती है, उसे अलग मत करना, वो मेरी जान है। ये सुनकर वो अपने मन ही मन में सोचता है, फिर मैं कौन हूँ? उसके बाद वो उसे अपने शर्ट को उतारने के लिए कहता है। उसके बाद वो उसे अपने बेड पर ले जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे वापस भेज देता है। जब वो बाहर आती है तो सभी लोग उसे देखने लगते हैं। फिर लिली को पता चलता है कि इसने कल ही इस कंपनी को ज्वाइन किया है सेल्स डिपार्टमेंट पे। ये सुनकर वो सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को कॉल करके भड़का देती है, जिस वजह से जब यू नीचे जाती है तब मैनेजर से सफाई का काम देता है, जिसे मजबूरी में उसे करना ही पड़ता है। तभी वो देखती है मैनेजर एक ओल्ड मैन को भिखारी समझकर भगा रहा है। तब वो कहती है, आप इन्हें ऐसे यहाँ से नहीं निकाल सकते, ये अगर घर लेने आए हैं तो आप इन्हें इन्फॉर्मेशन दो। ये सुनकर वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, ऐसा करो तुम ही नहीं घर भेज दो। तब वो ओल्ड मैन से अच्छे से बात करने लगती है। तभी वहाँ पर लिली आते हुए कहती है, इस भिखारी को तुम सब बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो? ये सुनकर उस ओल्ड मैन को काफी गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर बुहांशी आकर बताता है, ये सबसे रिच पर्सन मिस्टर ली है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब वो ओल्ड मैन कहते हैं, बुहांशी मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव है, मगर तुमने अपने आसपास कैसे लोग रखा है? इन्हें तो किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। ये सुनकर बुहांशी मैनेजर को काम से निकाल देता है। फिर वो ओल्ड मैन को अपने साथ ले जाने लगता है और जाने से पहले यू को टोन मारते हुए जाता है। ओल्ड मैन बाहर आकर उसे बताता है, यू काफी अच्छी लड़की है, उसने मेरी काफी हेल्प की। इधर घर पर यू को पता चलता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ये सुनकर वो काफी उदास होती है। तभी उसकी बेटी उसके लिए बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर करने चली जाती है और अपने रूम में जाकर बुहांशी को कॉल करके बताती है कि उसकी मम्मी का आज बर्थडे है। ये सुनकर वो सोचने लगता है, कहीं ये यू और मेरी बेटी तो नहीं। फिर वो उससे पूछता है, कल तुम कहाँ थी? जिस पर वो अपना दिमाग लगाते हुए सोचती है, अगर इन्हें पता चला कि मॉम और मैं किसी अंकल से मिलने गए हैं तो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए वो झूठ बोल देती है कि वो स्कूल में थी। ये सुनकर उसे बिलीव हो जाता है कि ये यू की बेटी नहीं है। दूसरी ओर
यू बू हॉन्शी के पास पहुंच जाती है, जहां वो उसे गिफ्ट देते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, आज जो भी हुआ था उसके लिए, मुझे बस जॉब से मत निकालो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ये सुनकर वो सोचता है कैसे उस बच्ची के लिए पैसे चाहिए। फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। उसके कुछ देर बाद उसके पास सॉन्गसी का कॉल आता है, जो उसे कल मॉल में मिलने के लिए कहती है, क्योंकि वो वहाँ पर कल अपनी मम्मी के साथ जाने वाली थी। जिसके बाद यू अपनी बेटी से मिलने पहुँचती है, जिन्हें साथ में लिली देख लेती है और उसे समझ आता है कि सॉन्गसी किसी और की नहीं बल्कि बू हॉन्शी की बेटी है। ये जानने के बाद वो पार्टी में पहुँच जाती है, जहाँ पर बू हॉन्शी और यू डांस कर रहे थे। वो यू से बात करने के बहाने उसे एक रूम में जाने को कहती है, नहीं तो वो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचा देगी। ये सुनकर वो उस रूम की तरफ जाने लगती है। जब ये बात बू हॉन्शी को पता चलता है तब वो वहाँ पर पहुंच जाता है। फिर वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बू हॉन्शी के पास सॉन्गसी का कॉल आता है और वो उसे याद दिलाती है कि आज उसे मॉल में आना है। ये सुनकर वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर वो यू को कॉल करके बताती है कि वो गलती से मॉल में आ गई है। ये सुनकर यू भी वहाँ पहुँचती है, जहाँ उसे पता चलता है ये सब तो उसका नाटक था, ताकि वो स्ट्रेंजर से उसे मिला सके। ये सुनकर वो मान जाती है उससे मिलने के लिए। फिर उसके लिए आइसक्रीम लेने जाती है, जहाँ पर बू हॉन्शी आ जाता है और वो शैनशी को आइसक्रीम लेकर दिलाता है। तभी उसे पता चलता है कि टॉप फ्लोर पर मैनेजर ने यू को बंदी बना लिया है और उसे ऐसे लिली ने करने को कहा था। बू हॉन्शी जब वहाँ पहुँचता है तब मैनेजर उसे काफी ज्यादा पैसों की डिमांड करता है। ये सुनकर वो कहता है, इसने मुझे जेल भेजा है और मेरी लाइफ खराब कर दी है, अगर ये मर भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर मैनेजर उस पर चाकू से हमला करता है, जिसे बचाने के लिए यू बीच में आ जाती है और वो बताने लगती है कि सॉन्गसी उसकी ही बेटी है, मगर उसकी आंखें उससे पहले ही बंद हो जाती है। जब हॉस्पिटल में बू हॉन्शी को पता चलता है कि वो अब सेफ है, तब उसे काफी अच्छा लगता है। फिर वो उससे मिलने जाता है और उसे अपनी जान खतरे में डालने का रीजन पूछता है, जिस पर वो बताती है उसने सिर्फ अपना कर्ज वापस किया है। तभी उसके पास उसकी बेटी का कॉल आता है, जिसे बू हॉन्शी अटेंड करता है, मगर पता चलता है उस साइड से उसकी दोस्त बोल रही थी। ये जानने के बाद वो उसे बता देता है कि यू हॉस्पिटल में है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे सॉन्गसी मिलती है, जिसे देखकर फिर से उसे ऐसा लगने लगता है जैसे ये इसकी ही बेटी है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। मगर यू की दोस्त उसका हाथ पीछे करते हुए कहती है, ये मेरी बेटी है, इसीलिए इससे दूर रहो। इसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद बू हॉन्शी का दोस्त उसका बिहेवियर चेंज होता हुआ देखकर समझ जाता है कि यू को ये आज नहीं तो कल माफ कर ही देगा, जो उसे पसंद नहीं आता। फिर वो याद दिलाने लगता है कि कैसे उसकी माँ पागल हो गई सिर्फ यू की वजह से। ये सुनकर उसे सब कुछ याद आने लगता है। दूसरी तरफ वो उससे मिलने जाता है, राइस केक लेकर उसे बताता है कि आज के बाद से उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, इसीलिए अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सुनकर वो रोने लगती है और उसे रोकने की कोशिश करते हुए गेट पर जाती है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि इसे 4th स्टेज लीवर कैंसर है, इसीलिए अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये जानकर उसे काफी दुख होता है। दूसरी तरफ बू हॉन्शी जब अपने दोस्तों को बताता है कि उसकी पत्नी की एक बेटी है जिसका नाम सॉन्गसी है। एक्चुअली यू की दोस्त और बू हॉन्शी का दोस्त कपल है, जिनकी शादी हो रखी है। जब इस बारे में उसके दोस्त को पता चलता है तब वो अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता है। तब वो कहती है, हाँ ये मेरी ही बेटी है, अगर तुम्हें डिवोर्स लेना है तो तुम ले सकते हो। तभी वहाँ पर यू आकर कहती है, ये झूठ बोल रही है मुझे बचाने के लिए, ये मेरी और डॉक्टर शी की बेटी है। ये जानकर बू हॉन्शी को काफी दुख होता है और वो सॉन्गसी से सच पूछता है। तब वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए उसे झूठ बोल देती है और उसके कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है। तब उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ जाकर उसे नर्स से पता चलता है कि सॉन्गसी का सरनेम बू है। इसका मतलब वो डॉक्टर शी की बेटी नहीं बल्कि उसकी बेटी है। ये सुनकर तो उसे और भी ज्यादा दुख होता है कि यू ने उसकी बेटी को उससे 6 सालों से छुपाया है। फिर वो अपनी बेटी को वहाँ से ले जाते हुए कहता है, आज से तुम्हारा इस पर कोई भी अधिकार नहीं है। ये सुनकर वो रोते हुए रह जाती है और अपनी दोस्त से सारी बातें बताने लगती है और कहती है कि मैं अपनी मॉम से मिलने जा रही हूँ नर्सिंग होम। इधर दूसरी तरफ सॉन्गसी की आंखें खुलती है तो वो अपनी मॉम को ढूंढने लगती है और कहती है, मुझे मेरी मॉम चाहिए। ये सुनकर बू हॉन्शी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, मगर सबसे पहले वो अपनी मॉम से मिलने जाता है जो नर्सिंग होम में थी। उनकी हालत काफी खराब दिख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिमाग सही नहीं है। उनसे मिलकर जब वो जा रहा था तभी उसकी मुलाकात यू की मॉम से होती है, जो उसे सारी बातें बताती है कि कैसे उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसने मेरी जान बचाने के लिए ये सब किया था। जिसे जानकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। अब हम देखते हैं जब बू हॉन्शी की मॉम यू की मॉम से मिलती है तब वो उन पर काफी गुस्सा होती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से मेरा बेटा जेल गया था, और वो उन्हें धक्का दे देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है और उनकी मौत हो जाती है। ये सब बात जब यू को पता चलता है तो वो इस पर बिलीव नहीं करती। जब डॉक्टर उसे बताते हैं जब उसकी
उसकी मॉम की डेथ हुई तब बू होंगशी की मॉम यहाँ पर थी। शायद इन्हें कुछ पता हो तब वो कहने लगती है कि मैंने इनका खून नहीं किया है। ये सुनकर वो समझ जाती है कि इसकी वजह से इसकी मॉम की मृत्यु हुई है और वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है बू होंगशी पर। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि इनकी मानसिक हालत सही नहीं थी मगर वो अंदर से टूट गई थी। फिर वो रिपोर्टर्स को बता देती है कि 6 साल पहले एक्सीडेंट बू होंगशी ने नहीं बल्कि उसके भाई ने किया था। जब ये बात उसके फादर को पता चलती है तब वो बहुत गुस्सा करते हैं मगर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते क्योंकि अब उसके पास उसकी मॉम नहीं थी जिसके बल पर वो उसे धमकी दे सके। फिर वो उदास होकर बाहर जाती है जहाँ उसे बू होंगशी मिलता है जो उसे अपने साथ ले जाता है और बताता है कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी यू की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, इसीलिए वो वहाँ चली जाती है। इधर जब बू होंगशी के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि यू को लिवर कैंसर है। ये जानकर तो वो अंदर ही अंदर टूट जाता है कि अभी तो वो दोनों मिले थे और अभी उन दोनों को बिछड़ना भी होगा। फिर वो यू को ढूंढने लगता है मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी उसके पास यू का कॉल आता है जो उसे शोंगशी का ध्यान रखने के लिए कहती है और सभी चीजों के लिए माफी मांगती है। जब बू होंगशी उसका पता लगाते हुए उस ब्रिज पर पहुंचता है जहाँ पर यू थी तब तक वो वहाँ से कूद गई थी और अपनी जान दे चुकी थी। ये देखकर वो काफी रोने लगता है। जब वो घर आता है तब यू की दोस्त उसे यू की डायरी देती है जिसमें उसने सभी चीजों के बारे में लिखा था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। ये पढ़कर वो रोने लगता है और यू को याद भी करने लगता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है जिसकी स्टोरी हैप्पी तो नहीं होती मगर काफी इमोशनल होती है।